Hello student, in this lecture I am going to discuss who can make admission and who can prove admission. In last lecture we have discussed definition of admission, its essential condition and types of admission. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्वीकृति कौन कर सकता है और स्वीकृति कौन साबित कर सकता है. Who can make admission are whose admissions are relevant. It has been provided from section 18 to section 20. सेक्शन 18, 19 और सेक्शन 20 इन तीनों सेक्शंस में प्रोविजन दिए गए हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं जो कि एडमिशन कर सकते हैं, किसका एडमिशन रेलिवेंट होता है. सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग जो पहली कंडीशन है, पहला व्यक्ति है जो कर सकता है एडमिशन, दैट इज पार्टीज टू द सूट, वाद के पक्षकार. ठीक है, तो जो पार्टी या द सूट होते हैं, जैसे सूट होता है, सूट में दो पार्टीज होती हैं, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, वादी और प्रतिवादी होते हैं. तो ये जो पार्टीज होती हैं, वादी और प्रतिवादी, ये लोग एडमिशन कर सकते हैं. ठीक है, जो भी वाद के पक्षकार होते हैं, वाद के पक्षकार को एडमिशन करने के लिए ये ऑथराइज किया गया है, उनका एडमिशन रेलिवेंट माना जाएगा. अगर एक सिंगल प्लेंटिफ या सिंगल डिफेंडेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. कभी कभी क्या होता है, कई प्लेंटिफ होते हैं या कई डिफेंडेंट होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोग मिल करके कोई सूट फाइल किए होते हैं, तो सारे को बोलते हैं को प्लेंटिफ या सहवादी. या एक से ज़्यादा के अगेंस्ट में अगर सूट फाइल किया गया होता है तो कहा जाता है कि को डिफेंडेंट या सह प्रतिवादी. तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या को प्लेंटिफ या को डिफेंडेंट ने अगर कोई चीज़ एडमिट कर ली हुई है तो दूसरे को प्लेंटिफ या को डिफेंडेंट के अगेंस्ट में रेलिवेंट होगा कि नहीं होगा. जैसे ए और बी, ए बी सी तीन लोग हैं, ये को प्लेंटिफ हैं, तीनों मिलकर के सूट फाइल किए हुए हैं. अब ए बी सी में से ए ने कोई चीज़ एडमिट कर ली है अगर, तो क्या बी और सी के अगेंस्ट में रेलिवेंट होगा कि नहीं होगा. तो ये कहा गया है कि ये रेलिवेंट नहीं होगा, कि अगर को प्लेंटिफ हैं या को डिफेंडेंट हैं, उनमें से किसी एक ने एडमिशन किया है तो वो एडमिशन सिर्फ उसके अगेंस्ट में रेलिवेंट होगा, बाकी सहवादी या बाकी सह प्रतिवादियों के अगेंस्ट में रेलिवेंट नहीं होगा. देन सेकेंड है एजेंट ऑफ द पार्टीज, पक्षकारों के अभिकर्ता. ठीक, जो एजेंट होते हैं पार्टीज के, उनका एडमिशन भी रेलिवेंट माना जाएगा. ठीक है, क्योंकि एजेंसी का रूल होता है कि एजेंट ने अगर कोई चीज़ एडमिट की है, कोई चीज़ स्वीकार की हुई है, तो प्रिंसिपल उसके लिए लायक माना जाता है. ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर पक्षकार कोई है, उसने अपना कोई एजेंट रखा हुआ है, उसके एजेंट ने कोई चीज़ एडमिट कर ली हुई है, तो वो जो एडमिशन होगा वो सपोज कर लिया जाएगा कि वो प्रिंसिपल ने, मालिक ने उसको एडमिट किया है, वो रेलिवेंट माना जाएगा. तो किसी पक्षकार का अगर अभिकर्ता है, अभिकर्ता ने भी अगर कोई चीज़ स्वीकृत, बस इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी एजेंट हो उसको अथराइज किया गया हो कि हाँ वो ऐसे ही एडमिशन कर सकता है. ठीक, तो इफ दैट पर्सन हैज बीन अथराइज बाय द पार्टी, हिज एडमिशन शैल बी रेलिवेंट अगेंस्ट द पार्टी. ठीक, तो अभिकर्ता जो होते हैं, एजेंट होते हैं, इनका भी जो एडमिशन होगा, जो स्वीकृति होती है, वो पक्षकारों के विरुद्ध सुसंगत मानी जाती है. देन थर्ड है पर्सन्स ऑक्युपाइंग रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, ऐसे व्यक्ति जो कि प्रतिनिधिक हैसियत रखते हैं. ठीक, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर मतलब किसी को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो अगर कोई पार्टी है, उस पार्टी को कोई कोर्ट में रिप्रेजेंट करने वाला है, रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधि बन के जा रहा होता है, तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसने अगर कोई चीज़ एडमिट की हुई होगी तो वो भी पार्टी के खिलाफ रेलिवेंट माना जाएगा. जैसे जो ट्रस्टी होते हैं, मैनेजर होते हैं. ठीक है, तो अगर कोई संस्था है, उसका कोई ट्रस्टी है, उसका कोई मैनेजर है, ठीक है, उसने कोई चीज़ अगर एडमिट कर ली है, कोई चीज़ स्वीकार कर ली है, तो वो जो उसका एडमिशन होगा वो पक्षकार के अगेंस्ट में भी रेलिवेंट माना जाएगा. ठीक है, तो कोई भी पक्षकार हैं, उनके अगर कोई प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अगर कोई चीज़ स्वीकार कर ली हुई है, तो वो जो स्वीकृति होगी वो उस पक्षकार के अगेंस्ट में भी माना जाएगा, उसको साबित किया जाएगा. ठीक, फिर इसके बाद फिर कंडीशन दी गई है कि थर्ड पार्टी, स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी, तीसरे पक्षकार की स्वीकृति कहाँ तक सुसंगत होती है, मतलब वो बाद में पक्षकार नहीं, फिर भी उसकी स्वीकृति रेलिवेंट होती है. इसमें जैसे पहला है पर्सन्स हैविंग पेक्यूनरी या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, ऐसा व्यक्ति जो कि धन संबंधी या संपत्ति संबंधी हित रखता है. ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि जो प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो इशू है उसमें पेक्यूनरी या प्रोप्राइटरी, ठीक है, उसमें धन संबंधी या संपत्ति संबंधी हित रखता है, वहाँ पर उसने अगर कोई चीज़ एडमिट की है, कोई चीज़ स्वीकार की हुई है, तो वो पक्षकारों के अगेंस्ट में सुसंगत माना जाएगा.
जैसे कोई प्रॉपर्टी है, किसी प्रॉपर्टी के जॉइंट होल्डर हैं, ठीक, जॉइंट ओनर हैं, ठीक, उसके संयुक्त अगर मालिक हैं और उसमें से किसी एक ने अगर एडमिट कर लिया उस प्रॉपर्टी के बारे में कोई बात, तो दूसरे के अगेंस्ट में भी रेलिवेंट होगा, उस संगत माना जाएगा, ठीक। तो अगर ऐसा कहीं है कि एक संयुक्त हित है किसी प्रॉपर्टी में, किसी धन में दो लोगों का, और उसमें से एक ने अगर कोई चीज़ स्वीकृत कर ली है तो दूसरे के खिलाफ भी वो रेलिवेंट माना जाएगा। बट रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है कि जिस वक्त स्टेटमेंट दिया गया हो उस समय उसका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में रहा हो, ठीक, मतलब एट द टाइम ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट उसका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में रहा हो, मतलब उस वक्त वो उस प्रॉपर्टी का मालिक रहते हुए अपना स्टेटमेंट दिया हो, ठीक। अगर स्टेटमेंट दिया है कब उसने, जबकि प्रॉपर्टी बेच देता है, प्रॉपर्टी बेचने के बाद में जब उसका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में नहीं रह जाता है, उसके बाद अगर ये स्टेटमेंट देगा तो वो स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति का स्टेटमेंट रेलिवेंट होता है जो कि धन संबंधी या संपत्ति संबंधी हित प्रॉपर्टी में रखते हैं, बट ये स्टेटमेंट तब होना चाहिए जबकि वैसा इंटरेस्ट वो उस समय रखता था। इसी तरीके से पर्सन्स फ्रॉम होम द पार्टीज डेराइव देयर इंटरेस्ट, ऐसे व्यक्ति जिनसे पक्षकारों ने हित प्राप्त किया था। द पर्सन फ्रॉम होम द पार्टीज डेराइव देयर इंटरेस्ट, ऐसे व्यक्ति जिनसे कि पक्षकारों ने हित प्राप्त किया। कभी कभी क्या होता है कि जो पार्टीज होते हैं वो कोई प्रॉपर्टी किसी से डेराइव करते हैं, जो किसी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट किसी से वो डेराइव करते हैं, ठीक है। तो जिससे वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट उन्होंने हासिल किया, डेराइव किया हुआ है, उस व्यक्ति ने अगर उस समय स्टेटमेंट दिया हो जिस वक्त वो प्रॉपर्टी उसकी थी, जैसे ए ने अगर प्रॉपर्टी अपनी बी को सेल कर दी, ठीक है, ए ने प्रॉपर्टी अपनी बी को सेल कर दी, बेच दिया, ठीक है। बाद में जब बी को प्रॉपर्टी बेच दी जाती है तो वहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो जो प्रॉपर्टी ए ने बी को बेची थी, क्या उसका मॉर्गेज किया गया था, क्या उसको कहीं बंधक बनाया गया था, बंधक रखा गया था प्रॉपर्टी को, क्योंकि जिसके पास वो बंधक रखा गया था वहाँ पे वो क्लेम कर रहा होता है, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि क्या वास्तव में वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई थी कि नहीं की गई थी। अब यहाँ पर अगर ए ने, जिसकी प्रॉपर्टी वो पहले थी, जिसको कि उसने बी को बेचा था, अगर ए ने उस समय, जबकि प्रॉपर्टी उसने बेची नहीं थी, जबकि प्रॉपर्टी उसकी खुद की थी, उस समय अगर उसने एक स्टेटमेंट दिया हो जिसमें उसने एडमिट किया हो कि हमने इस प्रॉपर्टी को सी के पास मॉर्गेज किया है, मैंने सी को इसको मॉर्गेज किया है, इसको हमने बंधक किया हुआ है, तो ये जो स्टेटमेंट होगा, जो एडमिशन होगा ए का उस समय जबकि प्रॉपर्टी उसकी थी, वो इस पक्षकार के खिलाफ, मतलब जिसको उसने बेचा था प्रॉपर्टी को, जिसने उस प्रॉपर्टी को ए से हासिल किया था, तो बी के अगेंस्ट में ए का जो एडमिशन है ये रेलिवेंट माना जाएगा। मतलब जैसे ही अगर सी क्लेम कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी ए ने हमको मॉर्गेज किया हुआ था, तो सी इस स्टेटमेंट को, ए के एडमिशन को कोर्ट में प्रूव कर सकता है कि ए ने उस समय एक एडमिशन किया हुआ था जबकि प्रॉपर्टी उसकी थी, उसमें उसने एक्सेप्ट किया था कि हाँ इस प्रॉपर्टी को मैंने सी को मॉर्गेज किया है। और ये जो स्टेटमेंट, जो एडमिशन होगा ए का, वो बी के खिलाफ सुसंगत माना जाएगा, साबित किया जा सकता है, ये दिखाने के लिए कि वास्तव में ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी और उसको क्लेम मिलेगा जो सी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी मकान मालिक किराएदार की भी बात हो सकती है कि अगर कोई मकान है, कोई प्रॉपर्टी है, उसको बेचा जाता है, ठीक है, टेनेंट उसमें रह रहे थे, ठीक है, बाद में जिसको प्रॉपर्टी बेची जाती है अगर वो कहता है कि नहीं ये जो लोग रह रहे हैं किराएदार इसमें नहीं थे, तो अगर मकान मालिक ने, जो कि पहला मकान मालिक था, उसने अगर उस समय स्टेटमेंट दिया हो जबकि किराएदार उसके थे, उसकी प्रॉपर्टी थी, उस समय अगर स्टेटमेंट उसने दिया हो कि ये हमारे किराएदार हैं, तो उसका स्टेटमेंट बाद में जो जिसने प्रॉपर्टी को खरीद लिया है उसके अगेंस्ट में रेजमेंट माना जाएगा, ये साबित करने के लिए कि ये लोग जो भी उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं वो लोग टेनेंट हैं, वो लोग किराएदार की हैसियत से रह रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया कि जिससे भी पार्टीज ने इंटरेस्ट डेराइव किया, प्राप्त किया है, वो एडमिशन कर सकता है। देन इसके बाद है पर्सन्स हुज पोजीशन इज इन इशू, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनकी जो स्थिति होती है वो एक इशू हो जाती है, ठीक है, एक विवादक होता है, ठीक है, मतलब उनकी पोजीशन ऐसी होती है कि पार्टीज की पोजीशन को साबित करने के पहले, पार्टीज के रिलेशन को साबित करने के पहले उस थर्ड पर्सन की पोजीशन को क्लियर करना जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि पक्षकारों के आपस के लायबिलिटी को तय करने के लिए एक थर्ड पर्सन की पोजीशन को किया जाना जरूरी होता है, तो वहाँ पे थर्ड पर्सन का जो एडमिशन होगा वो रेलिवेंट माना जाता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है
ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट्स फॉर बी, ठीक है, ए बी से ए अंडरटेक टू कलेक्ट रेंट फॉर बी, बी के लिए ए रेंट कलेक्ट करने के लिए एक मतलब अंडरटेकिंग लेता है, ठीक, मतलब बी की ए की लायबिलिटी होती है कि वो बी का जितनी प्रॉपर्टी उसकी है उसकी वो रेंट किराया उसको कलेक्ट करेगा। बी सूज फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम टू बी, ठीक है, बी ने क्या किया, बी ने ए के खिलाफ एक सूट फाइल किया है, ये सूट फाइल किया है कि इसने सी से किराया नहीं वसूला है, बी ने ए के खिलाफ एक सूट फाइल किया कि इसने सी से किराया नहीं वसूला है। ए डिनाइज द रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी, ए इस बात से इनकार करता है कि बी को किसी तरीके से सी का किराया, मतलब ए मना करता है, कहा नहीं सी का किराया तो ड्यू था ही नहीं, सी का किराया बाकी नहीं था, इसलिए मैं उसको वसूल भी नहीं सकता था, ठीक है, ये कहना था ए का, ठीक है। अब यहाँ पर a statement by C that he owed B rent is an admission and is relevant fact against A if A denies that C did rent to B, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट सी देता है, सी एक कथन करता है, स्टेटमेंट देता है जिसमें वो एडमिट करता है कि हाँ हमारा बी का रेंट बाकी है, ठीक है। तो अगर सी ये स्वीकार कर लेता है, कहीं स्टेटमेंट देता है कि हाँ वास्तव में बी का रेंट अभी बाकी है, तो ये जो स्टेटमेंट सी दे रहा है कि बी का रेंट अभी हमारा बाकी है बी के प्रति, ये स्टेटमेंट ए के खिलाफ सुसंगत माना जाएगा, ये साबित करने के लिए कि वास्तव में सी से किराया उसने अभी नहीं लिया था, ठीक है, अभी उसका किराया बाकी था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सी एक थर्ड पर्सन है, सी एक थर्ड पर्सन है, लेकिन ए और बी के बीच में आपस में संबंध तय करने के पहले सी की पोजीशन क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि सी से किराया लेना था, अगर किराया बाकी था सी का और ए नहीं वसूला था तो ए लायबल होता, ठीक, और अगर सी का किराया बाकी नहीं था तो ए लायबल नहीं होना था, तो इसलिए सबसे पहले क्लियर करना ये जरूरी था कि क्या सी का किराया कोई था भी कि नहीं था। अब सी ने अगर खुद स्टेटमेंट दे दिया है कि हाँ हम हमारा किराया बाकी है बी के प्रति, तो ये जो सी का स्टेटमेंट होगा वो ए के खिलाफ सुसंगत माना जाएगा, साबित करने के लिए कि उसने सी से रेंट हासिल नहीं किया था, वसूला नहीं था, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन का भी होता है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन हो कि तीसरे व्यक्ति की पोजीशन क्लियर करना जरूरी होता है इसके पहले कि पक्षकारों के आपस में संबंध तय हों, तो वहाँ पे थर्ड पर्सन का अगर एडमिशन है तो साबित किया जा सकता है। देन इसके बाद अगला है सेक्शन 20 में दिया गया है, This section deals with one class if vicarious liability, statement made by person to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute or admissible। सेक्शन 20 कह रहा है कि अगर पक्षकार ने किसी व्यक्ति को स्पेशली रिफर्ड कर दिया है, एक्सप्रेसली रिफर्ड कर दिया है कि हाँ इससे सूचना ली जा सकती है, तो जिसको रिफर किया गया है कि इससे सूचना ली जा सकती है उसने अगर कोई चीज स्टेटमेंट बनाई हुई है तो वो पक्षकार के खिलाफ सुसंगत माना जाएगा। तो अगर पक्षकारों ने किसी व्यक्ति को रिफर कर दिया है कि ये जो कहेगा वो माना जाएगा, ठीक है, जैसे रेफरी होते हैं, तो इस तरीके का है कि पक्षकारों ने किसी को रिफर कर दिया है कि वो उससे पूछ लो, वो जो कहेगा वो माना जाएगा। तो अगर उस व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा होगा, एडमिशन किया होगा, वो पक्षकारों के खिलाफ सुसंगत माना जाएगा, ठीक। जैसे द क्वेश्चन इज वेदर ए हार्स सोल्ड बाय बी टू ए इज साउंड, बी सेज टू ए एंड आस्क सी नोज ऑल अबाउट इट, सी स्टेटमेंट इज एडमिशन, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये है कि एक घोड़ा जो बी ने ए को बेचा है या बेच रहा है, उसके हेल्थ को लेके इशू है कि इसका हेल्थ कैसा है, ठीक है। तो अगर बी ये कहता है इसे कि सी इसके बारे में सब कुछ जानता है, वो जो कहेगा उससे पूछ लो, ठीक। अब यहाँ पे सी जो कुछ भी घोड़े के बारे में बताएगा, ठीक, हाथ के बारे में, वो अच्छा है बुरा है, क्या कमी है क्या नहीं है, वो रेलिवेंट माना जाएगा, क्योंकि बी ने सी को रिफर कर दिया है कि सी से आप पूछ लो, सी सब कुछ जानता है। अब यहाँ पे सी जो कुछ भी बताएगा वो ए बी के खिलाफ भी रेलिवेंट माना जाएगा। तो ये तो हो गया कौन कौन से लोग एडमिशन कर सकते हैं, किसकी किसकी स्वीकृति रिलेवेंट होती है। इसके अलावा कोई और व्यक्ति एडमिशन नहीं कर सकते, उनका एडमिशन रेलिवेंट नहीं होगा, ठीक है। ये 18, 19 और 20 में तीनों सेक्शन मिला करके इन व्यक्तियों के बारे में बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, हु कैन प्रूव एडमिशन, हु कैन प्रूव एडमिशन, स्वीकृति कौन साबित कर सकता है, ठीक है। कौन कर सकता है ये तो हमने भी पढ़ लिया कौन कर सकता है, बट हु कैन प्रूव एडमिशन, स्वीकृति को कौन साबित कर सकता है, इसके बारे में सेक्शन 21 में दिया गया है। प्रोविजन, admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them or his representative in interest
but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them or by his representative in interest. सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग एडमिशंस आर एलिमेंट, स्वीकृति रेलिवेंट होती है, संगत होती है, एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम, और उस व्यक्ति के विरुद्ध ये साबित की जा सकती है जिसने किसको किया है, ठीक है, आर हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, या उसका कोई हित प्रतिनिधि है तो उसके विरुद्ध साबित किया जा सकता है, ठीक है, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम और बाई हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, किंतु वह स्वीकृति करने वाला या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, वो अपने फायदे में साबित नहीं कर सकता, ठीक है, दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग, जो व्यक्ति स्वीकृति करता है उसके द्वारा या उसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, उसके हित प्रतिनिधि के द्वारा वो साबित नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स जिसने भी एडमिशन किया हुआ है, एडमिशन इज प्रूव्ड अगेंस्ट दैट पर्सन, ठीक है, जिस व्यक्ति ने एडमिशन किया हुआ है उसके खिलाफ ही वो साबित किया जाएगा। वो व्यक्ति जिसने एडमिशन किया है वो उस एडमिशन को अपने फायदे में साबित नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो एक सामान्य नियम बताया गया, रूल बताया गया सेक्शन 21 में कि एडमिशन इज प्रूव्ड अगेंस्ट द पार्टी हु मेक्स इट मे नॉट बी प्रूव्ड बाय द पार्टी हु मेड इट। तो जिसने स्वीकृति की है उसके अगेंस्ट ही ये साबित किया जाता है, स्वीकृति करने वाला अपने लिए इसको साबित नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे अगर किसी ने कहा है, मान लो एक कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के बारे में ए का कोर्ट में कहना है कि असली है और बी का कोर्ट में कहना है कि ये नकली है। अब ए कोर्ट में कह रहा है कि डॉक्यूमेंट असली है, तो अगर ए कोर्ट के बाहर उसी डॉक्यूमेंट के बारे में कहीं स्टेटमेंट देता है कि ये डॉक्यूमेंट नकली है, ये जो एडमिशन करता है ए कोर्ट के बाहर कि डॉक्यूमेंट नकली है, इसको ए के खिलाफ साबित किया जा सकता है, ए के खिलाफ साबित कर सकते हैं कि कोर्ट के अंदर ये कह रहा है कि ये असली वाला है, जबकि कोर्ट के बाहर इसने कहा था ये नकली है। तो ये उसके विरुद्ध है कि आपको वहाँ पे काटने के लिए किया जा रहा है कि आप तो कोर्ट के बाहर कह रहे थे कि ये नकली है और यहाँ आप कह रहे हो असली है। लेकिन अगर ये होता है कि कोर्ट के अंदर भी ये कह रहा है कि ये जेन्युइन है, डॉक्यूमेंट असली है, और कोर्ट के बाहर भी उसने एडमिशन किया हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट असली है, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ये नहीं कह सकता है कि हमने कोर्ट के बाहर भी ये चीज़ एडमिट की है कि ये डॉक्यूमेंट हमारी असली है और जो हम अंदर करें, क्योंकि यहाँ पर क्या अपने फायदे में इस्तेमाल करना चाह रहा है कि हमने बाहर भी इसको कहा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट हमारी है और अंदर भी हम कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमारी है, ये साबित नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो कोई भी स्टेटमेंट एडमिशन होता है वो हमेशा करने वाले के अगेंस्ट साबित किया। जैसे अगर ए कह रहा है कि ये नकली है बाहर, तो ये उसके विरुद्ध आप साबित कर सकते हो। ए कह रहा है कि असली है, तो ये उसको साबित नहीं कर सकता, ठीक है। जब वो ए बाहर कहेगा नकली है, तो जो विरोधी पक्षकार होगा, बी होगा, वो इस बात को कोर्ट में साबित करेगा कि देखिए कि मैं भी इसको कह रहा हूँ नकली है, कोर्ट के बाहर इसका एडमिशन ए का है कि इसने कहा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट है, नकली, ठीक है। तो ये तो हो गया सामान्य नियम की स्वीकृति करने वाले के विरुद्ध ही साबित किया जाता है, उसके फायदे में साबित नहीं हो सकता, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। इसके कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं, कुछ अपवाद दिए गए हैं इस नियम के। जो पहला एक्सेप्शन दिया गया है कि कब अपवाद, मतलब कि कब स्वीकृति करने वाला अपने फायदे में भी स्वीकृति को साबित कर सकता है, ठीक। तो पहला जो अपवाद दिया गया है अंडर सेक्शन 32, व्हेन द स्टेटमेंट शुड हैव बीन रेलिवेंट एज डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। तो अगर वो स्टेटमेंट ऐसा हो, ठीक, अगर वो स्टेटमेंट ऐसा हो, ठीक है, कि करने वाला व्यक्ति अगर मर गया होता, करने वाला व्यक्ति अगर मर गया होता तो वो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में सुसंगत हो गया होता, तो वहाँ पर वो एडमिशन साबित किया जा सकता है। जैसे ए को इंजरी पहुंचती है, ठीक, ए इंजर्ड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसको सिवियर इंजरी पहुंची थी, और उस कंडीशन में उसने एक स्टेटमेंट दिया ए ने कि मुझे ए इंजरी बी ने पहुंचाई, ठीक। अब बी ने उसको ए को इंजरी पहुंचाई थी, और अगर इंजरी पहुंचने के बाद मर गया होता ए, ठीक है, और मरने के पहले ये स्टेटमेंट दिया है उसने कि ये इंजरी हमको बी ने पहुंचाई है, तो ये क्या हो गया, ये डाइंग डिक्लेरेशन होता है, मृत्युकालिक कथन होता है कि मरने से पहले अगर व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया है जिससे उसके मृत्यु के कारण का पता चलता है, उसकी मृत्यु कैसे हुई हुई, तो मृत्युकालिक कथन होता है, ठीक। यहाँ पे एक क्या रखा है, कंडीशनल कह रहा है कि वो स्टेटमेंट ऐसा हो कि अगर व्यक्ति मर गया होता तो सेक्शन 32 में रिलेवेंट होता, मतलब मरता नहीं है। तो ए ने एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट उस समय दिया था जबकि उसको लग रहा था हम मर जाएंगे, ठीक है। तो अगर मर गया होता स्टेटमेंट दे करके, तब तो वो
डाइंग डिक्लेरेशन हो गया होता 32 में, बट वो मरता नहीं है, मरता नहीं, बच जाता। वहाँ पर तो वो वाला स्टेटमेंट जो ए ने उस समय दिया था जबकि उसको लग रहा था मैं मर जाऊंगा, जो कि उसके मरने पर डाइंग डिक्लेरेशन हो गया होता, उस स्टेटमेंट को ए अपने फायदे में साबित कर सकता है। ठीक है, तो एक कंडीशन ये होगी कि अगर इस टाइप का स्टेटमेंट हो कि व्यक्ति अगर मर गया होता तो धारा 32 में सुसंगत हो गया होता, तो ऐसे स्टेटमेंट को आप साबित कर सकते हो अपने फायदे में। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट दिया गया है स्टेटमेंट एज टू द बॉडली फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया हो अपनी स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक, अपने मन की या शरीर की दशा में कोई स्टेटमेंट दिया हो, और स्टेटमेंट तब दिया हो जबकि वैसी उसकी बॉडी की या माइंड की दशा रही हो। ठीक है, और ऐसे कंडक्ट के साथ दिया हो कि झूठ की संभावना ना हो। ठीक, तो अगर किसी ने स्टेटमेंट दिया हो अपनी शरीर की दशा के बारे में या अपनी मन की दशा के बारे में स्टेटमेंट दिया हो, और उस वक्त दिया हो जबकि वैसी दशा उसकी रही हो। ठीक, जैसे कोई बीमार था और बीमार होने की कंडीशन में ही वो स्टेटमेंट दे रहा है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, और उस कंडक्ट के साथ है, ये शो हो रहा है कि हाँ वास्तव में इसको ऐसी दिक्कत है, तो वो स्टेटमेंट अगर दे रहा है वो अपनी शरीर की दशा के बारे में, तो वो स्टेटमेंट वो अपने फायदे में साबित कर सकता है। तो ऐसे कंडक्ट के साथ होना चाहिए कि यहाँ झूठ की संभावना ना हो। ठीक है, जैसे अगर कह रहा कोई बहुत ज़्यादा में बीमार था, एडमिट था, तो एडमिट था, बीमार था और उसकी बॉडी की दशा दिख रही थी काफ़ी बीमार है, काफ़ी प्रॉब्लम में है, उस दशा को दिखाते हुए स्टेटमेंट दे रहा है कि हमें ये दिक्कत है, तो वो अपने शरीर की दशा की बात कर रहा है। ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड की बात हो सकती है कि मन की बात भी कोई कर सकता है। ठीक है, कि आज मैं टेंशन में हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अगर ऐसा है कि मन की या शरीर की दशा के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया गया हो, स्टेटमेंट तब दिया गया हो जबकि मन की या शरीर की दशा उसकी रही हो, और ऐसे कंडक्ट के साथ दिया गया हो कि झूठ की संभावना ना हो, तो ऐसे स्टेटमेंट को भी व्यक्ति अपने फायदे में साबित कर सकता है। हालांकि एडमिशन ही है, बट ये अपने फायदे में साबित कर सकता है। देन थर्ड कैटेगरी है व्हेन अदरवाइज रेलिवेंट देन एज एडमिशन, जबकि ये स्वीकृति के रूप में नहीं बल्कि किसी और तरीके से रेलिवेंट हो जाता है, संगत हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे मान लो कि कोई किसी ने एडमिशन किया है, ठीक, बट एडमिशन को आप सेक्शन 8 में कंडक्ट में शो कर दे रहे हो। ठीक है, या सेक्शन 6 में आप पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन में साबित कर दे रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने एक एडमिशन किया कि जिस वक्त कोई ऑफेंस हुआ था उस वक्त मैं उस जगह पे नहीं था बल्कि मैं किसी और जगह पे था। ठीक, ये एक स्वीकृति है कि उसने एक एडमिशन दिया है कि उस वक्त मैं वहाँ नहीं बल्कि कहीं और था। ठीक, अब ये क्योंकि ये स्वीकृति है तो सामान्य नियम क्या है कि इसको अपने फायदे में साबित नहीं कर सकता, बट ये किसी और सेक्शन में अगर उसको रिलेवेंट कर देता है, ये इसका स्टेटमेंट था कि मैं कहीं और था उसमें, ये सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 में है, वहाँ पे लिया पलीबाई का बचाव ले सकता। तो हालांकि एडमिशन ही था, बट उसको एडमिशन के तरीके से नहीं साबित किया जा रहा है बल्कि सेक्शन 11 में उसको लिया पलीबाई के रूप में साबित कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कि एडमिशन को एडमिशन के रूप में नहीं बल्कि किसी और सेक्शन में अगर आप रेलिवेंट दिखा सकते हो तो वहां से उसको आप साबित कर सकते हो अपने फेवर। तो 3 एक्सेप्शन है। ठीक है, तो जो जनरल रूल आपका निकल के आया सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग कि एडमिशन कौन साबित कर सकता है, तो एडमिशन हमेशा एडमिशन करने वाले के अगेंस्ट साबित किया जाता है, करने वाला अपने फायदे में साबित नहीं कर सकता। इसके अपवाद 3 दिए गए हैं, जबकि स्टेटमेंट ऐसा हो, एडमिशन ऐसा हो कि मरने पर वो 32 में संगत हो गया होता है, या मन की या शरीर की दशा के बारे में स्टेटमेंट दिया गया हो, या वो एडमिशन एडमिशन के रूप में नहीं बल्कि किसी और रूप में अगर संगत कर दिया जाता है तो उसको अपने फायदे में साबित किया जा सकता है। ठीक है, 22 में प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में मौखिक साक्ष्य दे रहा है तो वो मौखिक साक्ष्य तब तक एडमिट नहीं किया जाएगा जब तक कि वो साबित ना कर दे कि उसका सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए इंटाइटल हो गया। ठीक, तो ओरल अकाउंट अगर कोई दे रहा है किसी डॉक्यूमेंट के बारे में तब तक से ये नहीं माना जाएगा जब तक कि ये ना साबित कर दे कि इसका मैं सेकेंडरी एविडेंस देने लायक हूँ। इसी तरीके से सेक्शन 23 में है कि अगर पार्टीज ने एक समझौता आपस में किया है और समझौता इस शर्त पे किया है कि हम यहाँ पे जो कोई भी चीज़ एडमिट कर रहे हैं वो कहीं भी साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा, तो वहाँ पर वो जो भी एडमिशन किया जाएगा उस समझौते में उसको साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये जो प्रोविजन सेक्शन 23 बनाया गया इसलिए बनाया गया जिससे लोग पक्षकार आपस में जो डिफरेंसेज हैं उसको समझौता करके जल्दी से सॉल्व करें। ठीक है, तो ये अगर ये प्री कंडीशन अगर थी
कि समझौते के पहले प्री कंडीशन थी कि ये जो कुछ भी हम यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं इसको कहीं दूसरी जगह साक्ष्य में इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ को साक्ष्य में इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। ये जो सेक्शन 23 है ये प्योरली सिविल मैटर के लिए होती है, दीवानी मामलों में ये चीज़ लागू होती है। ठीक, नाउ लास्ट में व्हाट इज द एविडेंसी वैल्यू ऑफ द एडमिशन, स्वीकृति का साक्षिक मूल्य क्या होता है, एविडेंसी वैल्यू इसकी क्या होती है। तो सेक्शन 31 में एडमिशन की एविडेंसी वैल्यू की बात की गई है। सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड बट दे मे ऑपरेट एज स्टॉपर। स्वीकृति स्वीकृत विषयों का निश्चायक साक्ष्य नहीं होती हैं, किंतु ये विबंध के रूप में लागू हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार क्लियर कर दी गई सेक्शन 31 में कि कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती हैं ऑफ द मैटर एडमिटेड। स्वीकृति में जिस चीज़ को स्वीकार किया जाता है उसके बारे में ये बिल्कुल निश्चायक साक्ष्य नहीं होता कि अगर किसी की एडमिशन को दिखा दिया कोर्ट के सामने तो बस पक्का मान लिया जाएगा कि उसको काटा ही नहीं जा सकता कि नहीं ये भी है, एडमिशन में जो बात है वही मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक, ये कंक्लूसिव नहीं होता है, इसको आप खंडन कर सकते हो, इसको आप साक्ष्य देके आप खंडित कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर एडमिशन गलत तरीके से कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती जब तक कि ये स्टापल के रूप में ना आ जाए। स्टापल क्या होता है कि अगर आपने किसी को कोई स्टेटमेंट दिया है और उसके बेस पर उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है, ठीक है, तो वहां पर वो स्टापल लागू हो जाता है और आपको ये नहीं कहने दिया जाएगा कि आपने जो कुछ भी कहा था वो गलत था। ठीक है, तो अगर स्टापल में आ जाता है एडमिशन तब तो वो कंक्लूसिव हो जाएगा, बट अगर जो एडमिशन किया गया है वो विबंध के रूप में नहीं होता है तो वो निश्चायक साक्ष्य नहीं होता। ठीक, तो कंक्लूसिव नहीं होता बट इट इज सब्सटेंटिव एविडेंस, ये सर्वान साक्ष्य होता है। ठीक है, इट इज सब्सटेंटिव एविडेंस, ये सर्वान साक्ष्य होता है। दैट मीन्स इफ एडमिशन इज वॉलंटरी एंड ट्रू, कोर्ट में डिसाइड फैक्ट इन इशू ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन। ठीक, अगर स्वीकृति स्वैच्छिक है, सत्य है, तो न्यायालय स्वीकृति के बेस पर ही विवादित तथ्य का निपटारा कर सकती है, उसको निर्णय दे सकती है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है एडमिशन का ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। दो पार्ट में कुल मिला के था कि एडमिशन क्या होता है, इसके एसेंशियल क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं और इसको कौन कर सकता है और कौन साबित कर सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। थैंक यू।